देखो बच्चे, हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई, तो उसके बारे में समझते हैं। ह्यूमन आई सबको समझ में आता है, होता क्या? आँखें, आदमी की आँख, इंसान की आँख, ह्यूमन आई। तो इसके अंदर ना मेन जो हमारे पास इसका पार्ट है वो लेंस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इसके बाकी सारे पार्ट्स के बारे में भी एक बार ही पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी ये मेंशन्ड है। ऐसा सा हमारी कुछ ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है। अगर एग्जाम में आता है तो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके तुम्हें बनाना है, बहुत 3D टाइप में नहीं जाना है। मतलब इन केस अगर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको बहुत सिंपल सी फॉर्म में ड्रॉ करना, बहुत ज़्यादा कलरफुल या किसी और फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल सा ऐसे करके, यहाँ पे ये हमारे पास जो मैंने लास्ट में बना दिया, ये क्या मैंने ऑप्टिक नर्व बना दिए पहले ही, और ऑप्टिक नर्व के बाद यहाँ पे आके मतलब जैसे ये वाला पार्ट है सेमी सर्कल सा बना के ये ऐसे ऐसा सा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मेन लेंस होता है। सारी कहानी हमारे पास इसकी है, लेंस की ज़्यादा मेजर स्टोरी रहती है, और इस लेंस के साथ में यहाँ पे हमारी जो नर्व्स हैं इसके थ्रू कनेक्टेड करके ऐसे और ऐसे करके हमारा ये रेटिना फॉर्म हो जाता है, जो फर्दर अपने जो ऑप्टिक नर्व है उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात? अब इसके अंदर जो हमारे पास ये मसल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सिलरी मसल्स हैं, यहाँ बीच में हमारे पास प्यूपिल आ जाएगा। इन सब के बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। और इसी प्यूपिल के आसपास यहाँ पे क्या है? आइरिस, ऐसे। तो इसके ना मेन, इससे ज़्यादा बहुत डेकोरेटिव मत बनाने लग जाना, बहुत सिंपल रखेंगे इसको। और इसके आसपास जो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मेन लेबल करने में सारा काम चलेगा। जैसे अपने पास इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर होता है या फिर हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है, ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे, उसको शेड करके कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा तुम इसके अंदर देख सकते हो ह्यूमन आई के अंदर, जैसे मैंने बोला बच्चे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेंस, ठीक है। बाकी सब ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन आई के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एज पर द सिलेबस हमारे पास लेंस ज़्यादा, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले पूरा आई का हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रक्चर आ गया ये वाला। स्ट्रक्चर में क्या है? जो जैसे हम आई बॉल को अपने दिख ही रही है, सबको पता है आँख के बारे में, आँख कैसी है। अब इस आइज़ के अंदर एक पार्ट है जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, वाइट के अंदर जो ब्लैक वाला एक पार्ट है, उसके हिसाब से जब हम बात करते हैं, उसके अंदर होता है क्या है हमारे पास? विट्रस। पहली बात तो ये विट्रस ह्यूमर, ये क्या है? लिक्विड है, जेल टाइप लिक्विड, जो क्या करता है? वो आइज़ को हमारे शेप देता है, वो आइज़ को शेप दे के रखता है। उस ह्यूमर मतलब बेसिकली क्या है? वो जेली टाइप है, तो वो आँख के अंदर है, वो उसको शेप दे के रख रहा है। अब उसके ऊपर यहाँ पे लास्ट में क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसको और 3D में भी देखेंगे अभी। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व का सीधा काम है भाई, जो आँख देख रही है उसको मैसेज पहुँचाना ब्रेन तक, फिर ब्रेन समझता है उस चीज़ को कि अच्छा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ये चीज़ है ना। तो आईज़ के थ्रू मैसेज इंटरप्रेट करता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास, तो ब्रेन को समझ में अच्छा सामने वाली चीज़ ऐसी सी दिख रही है। क्लियर है? यहाँ पे अब आईज़ के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला शुरू करते हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ से करते हैं, सिलरी मसल से। ये दिख रही है सिलरी मसल साइड में। इनका क्या काम होता है? सिलरी मसल्स बेसिकली हमारे पास जैसे है, सबसे पहले मैंने इसमें कॉर्निया लिखा तो यहीं से शुरू करते हैं अभी। कॉर्निया क्या है? अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग फ्रंट ऑफ द आई थ्रू विच अ लाइट एंटर्स। क्या है? यहाँ से ये जो हमारा पास पार्ट है, ये हमारा पूरा क्या बचा? कॉर्निया, जहाँ से लाइट एंटर करेगी आगे वाले पार्ट आइज का। क्लियर है? इसके बाद हमने लिखा हुआ आइरिस, इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल क्या है, तुमने कभी अपनी आंख के अंदर बहुत ध्यान से अगर देखा हो तो एक वाइट से के अंदर ब्लैक है, उस ब्लैक के अंदर एक और छोटा ब्लैक है बीच में, वो जो छोटा ब्लैक है वो है प्यूपिल। और उसको बहुत ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना तो उसका साइज बढ़ता और घटता रहता है, वो हमेशा एक साइज का नहीं रहता है। तो वो बढ़ता और घटता कैसे? वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। हमारी आइज़ अपने आप में बहुत स्मार्ट है, अगर अंधेरे में आ जाते हैं तो उसे चाहिए कि रोशनी ज़्यादा है तो वो बड़ा साइज़ कर लेता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो क्लियर विजिबल रह पाएंगी चीज़ें, वो क्लियरली चीज़ों को देख पाएगा। लेकिन जैसे ही हम सनलाइट में जाते हैं, ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो ब्राइट लाइट में जाते हैं जैसे हमारी आंखें बंद होनी शुरू होती हैं, तो रीज़न क्या हो रहा था? क्योंकि वो इतनी ब्राइट लाइट हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो प्यूपिल का साइज़ क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है कि जितनी रिक्वायर्ड लाइट है सिर्फ उतनी ही एंटर करे उसके अंदर। समझ रहे हो? तो वो प्यूपिल का साइज बढ़ता और घटता कैसे? आइरिस के थ्रू। आइरिस क्या है? इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम that controls the size of the pupil. It is behind the cornea. It helps in accommodation of light by changing the size of the pupil. Clear है ये?
हाँ जी बच्चा, आयरिस के बारे में क्लियर है। इसके बाद आता है प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है? इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस। इट रेगुलेट्स द कंट्रोल, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जैसा अभी मैंने बताया कि उसके थ्रू क्या होगा, अब जो आयरिस है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करेगा और प्यूपिल के थ्रू लाइट कंट्रोल होगी कि कितनी लाइट अंदर जा रही है। फिर आता है मेन हमारे पास लेंस। अब क्या हुई, अब सिलरी मसल्स के थ्रू होते हुए आयरिस ने कंट्रोल किया, प्यूपिल की ओपनिंग दी, प्यूपिल के थ्रू होके जो लाइट आई वो कहाँ चली गई, सीधा लेंस के पास। अब लेंस का क्या काम है, दिस इज कन्वेक्स लेंस। और हमें पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल इमेजेस बनाता है। कन्वेक्स लेंस का काम है इट कन्वर्जेस द लाइट एट द रेटिना। अब पीछे क्या है, यहाँ पे लेंस है तो इसके पीछे एक रेटिना है, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे रेटिना है। तो इस रेटिना पे लेंस के थ्रू जाके क्या बनती है, इमेज बन जाती है। और ये जो इमेज बनी, ये रेटिना किससे कनेक्टेड है, हमारी ऑप्टिक नर्व के साथ। तो वो रेटिना पे बनी हुई इमेज को ऑप्टिक नर्व ऑब्जर्व करके ब्रेन के पास मैसेज भेजती है कि भाई सामने ऐसी सी चीज़ है हमारे। क्लियर है, ये प्रोसेस समझ में आया बच्चे? तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंस के बारे में। अब उसके बाद आता है फिर सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स है, इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, हेंस चेंजेस द फोकल लेंथ। अब एक बात समझो बच्चे, मेरी ह्यूमन आई है, अब देखो कन्वेक्स लेंस है, अब हमें क्या पता है, कन्वेक्स लेंस की सर्टेन फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस की सर्टेन फोकल लेंथ है, लेकिन उस सर्टेन फोकल लेंथ से तो सिर्फ एक ही तरह के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेजेस बन पाएंगी। बट हमें पता है, मैं अब ये पास में इस हाथ को भी देख रहा हूँ और एकदम से दूर वाली वॉल को भी देख रहा हूँ और बहुत दूर वाली चीज़ को भी देख रहा हूँ। इसका मतलब हो क्या रहा है, मेरी जो आईज़ है उसका जो लेंस है वो अलग अलग जगह पे फोकस कर पा रहा है। तो यानी कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर, अपनी थिकनेस को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये लेंस वैसा लेंस नहीं है जैसा कांच का मैंने तुम्हें पहले रिफ्लेक्शन वाले टाइम पे दिखाया था कि बहुत सॉलिड सा। ये कैसा है, एक लिक्विड बबल की तरह है, समझ रहे हो? लिक्विड की एक पतली सी लेयर टाइप है बबल की तरह। उसको स्ट्रेच करोगे तो वो पतला सा ऐसा हो जाएगा, दबा खोल दोगे तो उसको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मतलब वो शेप चेंज कर सकता है अपना। अब अगर वो बहुत फ्लैटन हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गई, लंबी हो गई। बहुत क्लोज आ गया तो फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी हो गई। तो वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो सिलरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, ये उस फोकल जो अपना कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ को वेरी कराती रहेंगे। क्लियर है ये बात? इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे जाके बनेगी। तो रेटिना इज द मेम्ब्रेन विद द लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पे है क्या, अब जो इमेज बनेगी तो वो जो पीछे रेटिना लगा हुआ है, इस रेटिना के ऊपर होता क्या है, रेटिना के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल्स। लाइट के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल। थोड़ी सी भी जो लाइट आ रही है, जो इमेज बन रही है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सेंस कर लेंगे और सेंस करके इमेज को इंटरप्रेट करके ब्रेन के पास मैसेज भेज देंगे। क्लियर है? ये हमारा रेटिना का काम हो गया। फिर इसके अंदर है विट्रियस बॉडी। इट इज़ द क्लियर जेल दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई बॉल। ये जो है, ये विट्रियस ह्यूमर है, जो ये बेसिकली विट्रियस बॉडी, वही जो जेल टाइप है जिसने आईज को शेप दिया हुआ है, जो बीच की खाली जगह भर रहा है। और एक्वस ह्यूमर है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट वाटरिंग फ्लूइड कंटेनिंग लो प्रोटीन। ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर आता है। एक्वस ह्यूमर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, जो ये लेंस के आगे की तरफ का हिस्सा है, दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर है? ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, इस वाले हिस्से के अंदर हमारे पास एक्वस ह्यूमर भरा होता है। किसी को परेशानी? पता चला बच्चा? सबके जो ये बेसिकली हमारे पास आईज़ हैं, इसका डायग्राम बहुत सिंपल सा बना के, लेकिन उसके साथ लेबल करना बहुत ज़रूरी, और हर पार्ट की फंक्शनिंग वो क्लियर समझ में आ गई। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो ज़रा, अब अपने पास है, ये हमारे पास आ गया ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से कि हमें ये जो अपनी आईज़ होती हैं ये दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर अगर तुम देखोगे, ये हमारा सबसे फ्रंट वाला पार्ट है ना? ये जो है हमारे पास, ये सबसे फ्रंट वाला पार्ट है अपना। तो जो आगे से दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम क्या कह रहे हैं? हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पे समझ में आया बच्चा, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है। अब कॉर्निया का भी हमने पढ़ा था उसके बारे में कि वो क्या कर रहा था। कॉर्निया का बेसिकली काम क्या था हमारे पास? कॉर्निया उस लाइट को ही कंट्रोल कर रहा था एक तरह से, कितनी लाइट हमारे आइज़ के अंदर आ रही है ना? आयरिस के थ्रू होते हुए आयरिस प्यूपिल को कंट्रोल करेगा, कॉर्निया हाँ प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रंट लेयर को एक तरह से। अब उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे तो ये देखो, ये जो हमारे पास है ये क्या? सिलरी मसल्स। एक काम करता हूँ, इसको ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये सारी क्या? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का क्या काम था? सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रही थी
लेंस की फोकल लेंथ को, इससे हमारे पास क्या आ रहा था, ये जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को कैसे कम करेंगे। अब मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मसल्स को थोड़ा सा वो मतलब लेंस को थोड़ा मोटा कर देंगी, और अगर जो रिलैक्स कर देंगी तो उसको थोड़ा पतला कर देंगे। जितना पतला होता जाएगा लेंस उतनी फोकल लेंथ दूर होती जाएगी, जितना मोटा होता जाएगा लेंस उतनी फोकल लेंथ पास होती जाएगी इसके अंदर। उसके बाद एक चीज़ है जो हमारे पास ये जो बीच में ओपनिंग दिख रही है तुम्हें बच्चा, छोटी सी है ना, सेलरी मसल्स के बाद यहाँ पे बीच में एक छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, ये सामने से दिखा ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, है ना। इसके अंदर से लाइट एंटर कर रही थी, और इस प्यूपिल को के थ्रू, अब ये प्यूपिल का साइज़ हमें पता है कि ये क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा साइज़, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लाइट को जितनी रिक्वायर्ड होगी लाइट उतनी हमारे पास एंटर करती जाएगी। पीछे की साइड हमारे पास आ गया लेंस। अब लेंस है कैसा, ऐसा सा, ये लेंस क्या है हमारा, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये अपनी साइज़ को चेंज कर सकता है। ये बेसिकली जैसे जेली टाइप होता है ना, लिक्विड ड्रॉप होती है उसकी तरह, और ये अपना फोकल लेंथ को वेरी कर पाएगा। और इसके थ्रू होते हुए हमारे पास ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये देख पा रहे हो, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये देखो ये वाले पार्ट के थ्रू स्पेक्युला, और इसके थ्रू इसके अंदर चलते हैं थोड़ा आइस के, ये जो नर्व्स दिख रही हैं पीछे की तरफ बनी हुई, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट है जो, ये है सारा रेटिना। अब रेटिना पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो इमेज फॉर्म यहाँ पे होगी। और ये जो रेटिना है अंदर की तरफ देख पा रहे हो, ये रेटिना कहाँ पे कनेक्टेड है, इस येलो से पार्ट के साथ, और ये हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ पे हमने जो लिखा है कैमिनल नर्व लिखा है, वहाँ पे हमने ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ था। तो ये ऑप्टिक नर्व है जिसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेन के पास मैसेज चला जाएगा, और इसके थ्रू फिर हमारा ब्रेन उस इमेज को देख पाएगा, समझ पाएगा। क्लियर है बच्चा, ये ह्यूमन आई समझ में आएगी पक्का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ह्यूमन आई का ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गया, और इसको हम विजुलाइज करके भी हमने देख लिया, और थोड़ा सा आइडिया लग गया है तुम्हें। लेकिन देखो समझना ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन इसको लिखना प्रॉपर लैंग्वेज में, और प्रॉपर इसको जब डायग्राम बनाएंगे तो लेबल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से अपना लेबल करके और उनको एक एक पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर देंगे। मेन जैसा मैंने सिलेबस में अभी तुम्हें दिखाया भी था, मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास लेंस। अब लेंस इसमें क्या था, लेंस हमारे पास इसके अंदर है कन्वेक्स लेंस। वो अलग बात है कि ये कन्वेक्स लेंस कैसा है, वेरिएबल फोकल लेंथ का है ना, अपनी थिकनेस चेंज करेगा तो फोकल लेंथ चेंज करेगा। कन्वेक्स लेंस का हमें कंसेप्ट ऑलरेडी पता है कि कन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है कि भाई जो लाइट जाएगी वो फोकस से होकर बेंड कराएगा, कन्वर्ज कराएगा, और एक पॉइंट पे जाके इमेज बना लेता है। और ये जो इमेज होती है अगर ये रेटिना पे बनती है तो इसको ऑप्टिक नर्व मैसेज भेज के हमें इमेज दिखा देता है। मतलब तुम जो बच्चे मेरे सामने बैठे हो, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्योंकि कन्वेक्स में अगर रियल बननी है तो इन्वर्टेड ही बनेगी, है ना। कन्वेक्स में अगर रियल इमेज बननी है तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो वो जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके खुद सीधा कर देता है। ये क्लियर है। तो कन्वेक्स लेंस के थ्रू हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ये तो हो गया हमारा आइज का पार्ट। अब एक बात, हाँ जी, रिफ्रैक्शन, हाँ तो रिफ्रैक्शन ही तो है ये। नहीं, पोजीशन चेंज गलत नहीं दिखती है। पोजीशन अगर हमें गलत दिखेगी तो फिर तो वो जो आइस में प्रॉब्लम होती है वो वाला नहीं आ जाएगा। ये एक्चुअली गलत जगह नहीं दिख रहा है। जब हम इसके थ्रू देख रहे हैं इन्वर्टेड ज़रूर दिख रही है, हमारा ब्रेन खुद इंटरप्रेट कर रहा है कि इतने डिस्टेंस पे ऐसे है, तो वो दिखता हमें उसी हिसाब से। यही तो आइस का काम है। अब मतलब सोच के देखो, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सेम कैसे होता है? नहीं होता इसमें तो। कन्वेक्स लेंस में हमेशा सेम नहीं होता, लेकिन इसीलिए हमारे ब्रेन के बाद पूरी बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स कुछ पार्ट है ना, जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है साइंटिस्ट को, वो आइज़ हैं। क्योंकि वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं, सोचो ना, वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं, और उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना के साथ जुड़ी हो, उसको कैसे पता चल रहा है कि अभी जैसे तुम बैठे हो, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है, इतना डिस्टेंस है, जबकि मेरी आइज़ के अंदर जो इमेज बन रही होगी, एक तो इन्वर्टेड बन रही है, ऊपर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज अलग बनता है इस वाले केस में। तो उसको भी जज करके ह्यूमन आई को खुद समझ में आता है ये कि हाँ ये है, और वो मैसेज ढंग के तरीके से जैसा ब्रेन को इंटरप्रेट करना चाहिए उसी तरीके से भेजता है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर तो डिफेक्ट आ जाता है। अब एक और चीज़ समझो, अब इसी के अंदर तुमने देखा होगा कि जानवरों को हम कहते हैं रात को अंधेरे में भी दिखता है। पता है, ये जानवरों को रात को अंधेरे में भी दिखता है। क्यों दिखता है?
कुछ जानवरों के पास एक्चुअली क्या होता है, क्या ज़्यादा होती है, रॉड ज़्यादा होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स दो तरह की चीज़ें होती है। ये लाइट सेंसिटिव सेल जो रेटिना में बने हुए थे ना, उसी के टाइप्स हैं। मैंने कही थी ना, रेटिना में क्या है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल हैं जो थोड़ी सी भी लाइट आती है उसको डिटेक्ट करके उसको हमारे पास जज कर लेते हैं उनकी इमेज किस टाइप की बन रही है। उन लाइट सेंसिटिव सेल की दो टाइप्स हैं। पहली है रॉड्स। रॉड्स आर रॉड शेप्ड सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मतलब बहुत कम लाइट है तो भी वो उस लाइट को डिटेक्ट कर लेंगे। एंड रॉड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट। जो नाइट विजन होता है, जो रात को दिखता है, उसमें सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट रहती है। मुझे एक मिनट पॉज करना, ठीक है। तो रॉड्स क्या होते हैं, जो नाइट विजन होता है, जो अंधेरे में ज़्यादा जानवर देख पाते हैं, जैसे बिल्ली है, शेर है, हम कहते हैं रात में भी दिखता है उनको अंधेरे में। क्यों? क्योंकि उनके रॉड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं रॉड्स। फिर आता है कोन्स। कोन्स आर कोन शेप्ड सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, नॉर्मल लाइट। जैसे हम हैं, हमें अंधेरे में नहीं दिखता है, हमें ब्राइट लाइट में बहुत क्लियर दिखता है, हम कलर्स को बहुत अच्छा जज कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं ना, उनको रात को तो दिखता है पर वो कलर्स को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा कोन्स होंगे ना, उतना ही ये कलर्स को डिटेक्ट अच्छा कर पाएंगे। जितने रॉड्स होंगे वो अंधेरे में तो देख पाएंगे, लेकिन देखो अल्टीमेटली हैं तो 100% चीज़ें। अगर रॉड ज़्यादा होगी तो कोन्स कम हो गए, कोन्स कम हो गए तो कलर सेंसिटिविटी कम हो गई, कोन्स अगर ज़्यादा हो गए तो रॉड्स कम हो गई, रॉड कम हो गई तो हमें रात को नहीं दिखेगा। तो एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ है। तो जानवरों को अगर रात को दिखता है तो दिन में वो कलर सेंसिटिव नहीं होते हैं इतने, जितना हम कलर्स को अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। तुमने देखा है, सांड के आगे हम ऐसे लाल कपड़ा हिलाते हैं और हम कहते हैं वो इरिटेट हो गया और आगे लाल कपड़े को टक्कर मारता है। वो इसलिए नहीं मारता कि वो लाल कपड़े से चिढ़ रहा होता है, उसे रेड कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम है जब तुम ऐसे मूव कर रहे होते हो ना हाथ, वो जो कलर है उसे वो जज नहीं कर पा रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब उसके हिसाब से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि हाँ पता नहीं क्या है, कौन सा कलर है जिसको हिला रही है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, वाइट है, तो वो मिक्सचर दिख रहा है और उसमें ऊपर से तुम उसे मूव कर रहे हो तो वो उस मूवमेंट से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसको कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कलर को तो जज ही नहीं कर पा रहा अच्छे से, समझ रहे हो। तो हर कलर को, रेड कलर को, येलो को ऐसे इतना सेंसिटिव नहीं है कि वो रेड, येलो, ऑरेंज ऐसे करके सेलेक्ट करेगा, समझ में आई। तो जिनके पास कोन्स ज़्यादा होंगे उसके रॉड्स कम होंगे, जिसके रॉड ज़्यादा होंगे वो कोन्स कम होंगे। रॉड्स जिसके पास ज़्यादा उसका नाइट विजन अच्छा, कोन्स जिसके पास ज़्यादा उसकी कलर सिलेक्शन ज़्यादा अच्छी। क्लियर है बच्चा ये? चलो इसके बाद अब हमारे पास आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है? एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये हमने जैसे पहले बात करी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आयरस है वो क्या करेगा, जो हमारे पास आयरस था वो क्या कर रहा था, वो प्यूपिल का साइज, वो लेंस का साइज चेंज कर रही थी, सिलरी मसल, सॉरी, वो लेंस का साइज चेंज कर रहे थे, सिलरी मसल्स। तो लेंस का साइज चेंज कर रहे हैं तो से वो नज़दीक और दूर दोनों तरफ फोकस कर पा रहा है। तो दोनों चीज़ों को, मैं इसको भी बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दोनों तरफ फोकस कर पा रहा हूँ। दैट इज अकोमोडेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। Accommodation of eye is the property that an eye can focus on the images of the distant object as well as the nearby object and its retina by changing the focal length of the converging lens and changing the converging power of the lens. क्लियर बात है ये? समझ में आई है बच्चे ये बात? पक्का सबको क्लियर है ना? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। देखो ये जो डेफिनेशंस है ना, नाम के साथ याद रखना। अब तुम्हें कहानी की तरह याद है कि हाँ आइज़ क्या कर रहा है, फोकल लेंथ बदल रहा है, पावर बदल रहा है, पास का भी देख पा रहे हैं, दूर का भी देख पा रहे हैं, पर वहाँ जैसे ही वर्ड आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन, वहीं बैठ जाएंगे हम। तो वो अकोमोडेशन याद रखनी है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी और इट इज़ द पावर ऑफ द आइज़ टू शिफ्ट इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स पावर of the lens so that it can form the image of the nearby object as well as of the distant object. क्लियर है ये? फिर इसके बाद आता है हमारा defects of vision and their correction. अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाती है? देखो चश्मे लगते हैं, हमें पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तुमने भी देखे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको क्या होता है चश्मों के बिना दिखाई नहीं देता। वो नहीं जो हमारी थोड़े थोड़े हैं, है तो प्रॉब्लम उनमें भी। हम काफ़ी बच्चे तुमने देखे होंगे बोलते हैं पीछे से बोर्ड नहीं दिखाई देता, और काफ़ी तुमने बुजुर्ग लोग देखे होंगे वो ऐसे करके पढ़ते हैं। कभी उन्हें अगर जो दिखाई नहीं देता ना तो दूर कर लेते हैं ऐसे और ज़्यादा, और फिर उनको दिख रहा होता है। तो वो रीज़न क्या है? एक्चुअल में कहानी कहाँ आती है? अपना जो लेंस है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसे किसी भी तरह से आने वाली लाइट को, इमेज के लाइट जो इमेज से टकरा के, मतलब ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाली लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनानी है।
ऐसे ही करना चाहिए ना। उसे क्या करना है, अगर यहाँ से ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, तो उसका काम है भाई जहाँ मर्जी से लाइट आए उसको ये सारी लाइट कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करानी है। अगर वो एक पॉइंट पे मीट करेगी तो वहाँ इमेज बनेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो एक पॉइंट थोड़ा सा पहले ही आ जाए तो गड़बड़ हो गया कि नहीं, वो तो यहीं पे फोकस हो गया एक तरह से, तो फिर तो रेटिना पे इमेज बनी नहीं। हमें सिर्फ वो इमेज साफ दिखेगी, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा जिसकी जो कन्वर्ज होके ये पॉइंट है ये रेटिना पे लाई करे। अगर रेटिना पे लाई नहीं कर रहा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो रेटिना पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या होता है, इसका मतलब हमारे आइज़ में डिफेक्ट आ गया। इन डिफेक्ट में सबसे पहला आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? अब मायोपिया होता है बेटा, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। नज़दीक का बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत मस्त, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दूर चले जाओगे दिखना बंद हो जाएगा, ब्लर्ड दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ह्यूमन आई में जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। मतलब क्या आ रहा है, जो लाइट आ रही है, देखो पास से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पास वाला उसे क्लियर दिख रहा है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस ड्यू टू इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। मतलब जो सेलरी मसल्स है ना वो इतनी वीक हो गई कि लेंस को ना और खींच नहीं पा रही है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पा रही, एक सर्टेन रेंज तक ही बढ़ा रही है। भाई यहाँ तक बढ़ पा रहा है, पर आगे वाली जो लाइट आ रही है, जो दूर से लाइट आ रही है बहुत ज़्यादा, उस लाइट को वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये रेटिना है, यहाँ हमारे पास लेंस है, और अब जो दूर से लाइट आएगी, देखो जो नज़दीक से लाइट आएगी वो तो ठीक है, पर जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है वो इसके लिए इसकी फोकल लेंथ को यहीं के यहीं बना के रख पा रहा है, वो इससे आगे नहीं ले जा पा रहा है। अगर वो इसको फ्लैटन कर पाता, अगर वो इसको फ्लैटन कर पाता तो इसकी फोकल लेंथ शिफ्ट होके इधर चली जाती है ना, तो वो फ्लैट नहीं कर पा रहा है, सिलरी मसल्स वो काम नहीं करा पा रहे हैं, लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा चेंज नहीं हो पा रही है। इसका मतलब वो हमेशा शॉर्ट फोकल लेंथ का बन गया। इसका मतलब हमेशा उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज़्यादा हो गई है। तो अगर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई है तो अब क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई है। वो क्या कर रहा है, वो जो लाइट आनी चाहिए, जो कम बेंड होनी चाहिए थी, वो उसको ज़्यादा ही बेंड करा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से आने वाली लाइट को ज़्यादा बेंड करा रहा है। तो मैं एक काम करूं, क्या करें, इसको ठीक करने के लिए हम आने वाली पैरेलल रेस को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें, अगर मैं यहाँ पर कनकेव लेंस लगा दूं, छोटा सा कनकेव लेंस लगा दूं, तो क्या होगा, लाइट आई और वो पहले ही डाइवर्ट हो गई, लाइट आई वो पहले ही डाइवर्ट हो गई। अब ये जो डाइवर्ज हो गई है लेंस, तो भाई लेंस की तो पावर उतनी थी कन्वर्ज करने की, लेकिन अब ये डाइवर्जेज जो डाइवर्ज हो रखी है लाइट उसको कन्वर्ज करेगा, तो ये तो फिर परफेक्ट जगह पे जाके इमेज बन जाएगी कि नहीं, है ना। तुम अगर अपने चश्मे को देखोगे, जो बच्चा ये कहता है ना कि मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, उसके स्पेक्स देखोगे तो हमेशा बीच में से पतले और साइडों से मोटे होते हैं। कनकेव लेंस लगा होता है वहाँ पे, क्या लगता है, कनकेव लेंस। समझ में आई? ज़्यादातर तुम्हारे, हाँ तुम्हारे देखो, तुम्हारे अपने नंबर बहुत छोटे हैं, 0.25 1.25 इतना नहीं, जो कोई 3 या 3.5 से ऊपर वाला है ना उसको क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, साइडों से मोटा और बीच में पतला लेंस होता है। तुम्हारा है कितना नंबर है बच्चा चश्मे का? 6। और तुम्हें कैसा, मतलब 1 मिनट दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ। कंफर्टेबल हो ना चश्मे देने में, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो, ये ना काफ़ी हैवी है बच्चे। अब मैं इसको अगर जो लेंस के आगे दिखाऊँ ला के, तो ये क्या है, यहाँ साइडों से मोटा है थिकनेस और बीच में पतला है। जो सेंटर में है ना, ये मैं उधर ले जाके दिखाता हूँ तुम्हें सबको स्क्रीन पे। इसको ये देखो, ये जो है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से मोटा है इस जगह से, है ना, दिख रहा है, और सेंटर से थोड़ा सा पतला है। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं देख पा रहे हो, बट फिर भी अगर जो दिखेगा ना, अरे हेलो, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से जो है अपने पास क्या दिख रहा है, यहाँ साइडों से बहुत ज़्यादा मोटा है, यहाँ से साइडों से बहुत ज़्यादा मोटा और बीच से पतला है। इसका मतलब क्या हो रहा है,
बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइट आ रही है उसके सेलरी मसल्स थोड़ी सी वीक हो गई है और वो उसकी वजह से फोकल लेंथ को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, बट दूर नहीं ले जा पा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कनकेव लेंस दे दिए। अब कनकेव लेंस का क्या काम है, कनकेव लेंस पहले ही नॉर्मल पैरेलल रेज को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगी, और फिर जो अंदर का कन्वेक्स लेंस है वो तो अपनी उसी पावर के साथ कन्वर्ज क्या करेगा, पहले ये डाइवर्ज करेंगी और फिर इस डाइवर्जेज जो डाइवर्ज होके लाइट आ रही होगी उस डाइवर्ज लाइट को कन्वेक्स लेंस वापस कन्वर्ज कर देगा। तो एक तरह से प्लस माइनस होके मैनेज नहीं करने वाली बात हो गई कि हमने इसके फोकल लेंस को पहले ही नेगेटिव कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव था वो वापस अपनी उसी वैल्यू पे पहुंच गया। समझ में आई ये बात, ये क्लियर है? तो मैं चश्मे दे दूं, जिसको पढ़ा रहा हूँ बेचारे को दिखेगा नहीं, फिर तुम्हें क्लियर दिख रहा है और विजिबल हूँ मैं, मतलब थोड़ा, और स्ट्रेस पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी, रोगी रुको। हाँ क्या चीज़ नहीं पता लग रहा? ये तो बहुत छोटा नंबर होगा, अगर जो कोई बड़ा नंबर होगा तो उसमें दिखेगा। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई? जैसे उसके में क्लियर था साइडों में मोटा, वो हाथ लगाते हो बस ये हो रहा था कि स्पेक्स गंदे हो जाएंगे, वरना कुछ टच करके देखोगे दिख जाएगा। क्लियर है बच्चा ये ठीक है? तो इसका कॉज क्या है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग आई लेंस। अब इसमें हमारे पास क्या, इसको ठीक करने के लिए देखो, जैसे यहाँ मैं दिखा रहा था, क्या हो पा रहा है, जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है रेटिना से आगे, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, कनकेव लेंस लगा दिया, उसने पहले ही थोड़ी सी डाइवर्ज कर दी और इमेज जाके हमारे पास रेटिना पे फॉर्म हो गई। क्लियर है? इस बीमारी को हम क्या कहते हैं बच्चे, मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस। जो शॉर्ट साइटनेस का मतलब बंदा जो भी है वो नज़दीक का देख पा रहा है, दूर का नहीं क्लियर दिख रहा। इसके पास आता है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। जैसे मैंने कहा था ना, लोग उधर दूर देख के देखते हैं, रीड करना होता है तो बहुत दूर करके ऐसे करते हैं फिर रीड कर पाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटनेस, जो इंसान है वो दूर का तो देख पा रहा है, क्लोज का उसे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। उसका रीजन क्या है, अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब इस केस में क्या हो गया, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज वाली चीज नहीं देख पा रहा है वो। 25 के बाद चले जाते हो तो ठीक है, तभी जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को देखा होगा ऐसे करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर से दूर जैसे ही पहुँच गए अब उन्हें दिखना शुरू हो गया थोड़ा, तो 25 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस को वो नहीं देख पा रहे। रीज़न क्या रहता है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे। अब इस केस में इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी रख रहे हैं, इसमें सेलरी मसल्स उसे छोटा नहीं कर पा रहे हैं, जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, तो वो रेटिना पे नहीं ला पा रहा। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, लाइट आ रही है, उनकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। जो अपना मायोपिया था उसमें कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। एक मिनट पॉज करना होता है। हाँ जी ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का थोड़ा सा आइडिया लगा। मायोपिया में जो इमेज बन रही थी वो आगे बन रही थी, और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बन रही है, पीछे। अब जैसे वो बच्ची पूछ रही थी कि आई ड्रॉप्स का क्या फ़ायदा होता है। आई ड्रॉप्स का देखो सीधा है बच्चे, वैसे देखें तो वो सेलरी मसल्स तक पहुंच रहा है कि नहीं उसका कुछ लॉजिक नहीं है, वो सेलरी मसल्स तक तो नहीं पहुंच रहा है, वो तो हमारे आगे आगे के ही पार्ट पे रह गया है, क्योंकि जो आगे का हमारा पार्ट था ये कौन सा था, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। इसमें देखो हमारे पास जब हम डाल रहे हैं तो वो सिर्फ कॉर्निया के ऊपर रह गया है, वो सेलरी मसल्स तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन मेन कहानी होती है, अगर जो किसी तरीके से मैं मतलब मेडिकल मेरा स्ट्रीम नहीं थी तो मुझे आइडिया नहीं है इतना डिटेल में, अगर भी ऐसा चांसेस होते हो कि थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो के सेलरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाता हो तो वो इम्पैक्टफुल ज़रूर है। अदरवाइज सिवाय वो आँखों को साफ करने के इससे ज़्यादा वो कुछ काम कर नहीं रहा है। अगर आई ड्रॉप्स डालने से चश्मा हटता तो चश्मों की दुकान बंद हो जानी चाहिए थी। ये क्लियर फैक्ट है, क्योंकि क्लियर है यहाँ पे तुम्हारे सामने है भाई, एक ऊपर परत है, उसका काम क्या है, अंदर कुछ और ना जाने देना। हम दवाई डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं अंदर की सेलरी मसल ठीक होगी, लेंस अपने आप छोटा बड़ा होगा, नहीं होगा। उसका एक तरीका ज़रूर होता है, डॉक्टर्स ने सजेस्ट करते होते हैं कि ना हम बार बार प्रैक्टिस करते होते हैं डिफरेंट छोटे छोटे वो मल्टीपल कलर्स की दाल को मिक्स करके इधर उधर करने में, और कुछ एक्सरसाइज होती है हम आइज़ के लिए ऐसे, वो बहुत इंपैक्टफुल रहती है। चश्मा उतारना है तो, क्योंकि उसमें हम ना बार बार सेलरी मसल्स को पुश कर रहे हैं वो काम करने के लिए ना, स्ट्रेस देके, तो वो शायद वो वापस से उसको वो उस तरीके से उसकी फोकल लेंथ को, अपने लेंस को चेंज कर सके।
बट मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं, डॉक्टर्स होंगे वो बेटर बताएंगे, बट मेरे को जहाँ तक लगता है ये दवाई डालने वाला तो कोई लॉजिक नहीं है। दवाई सिर्फ हमारी आँखों को साफ़ कर रही है, क्लीन रख रही है, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, उससे बचाती है। बाकी ये चश्मे उतरने के लिए तो कोई लॉजिक नहीं है, आई साइट को तो नहीं। हाँ, एक वो कैटरैक्ट वगैरह को ठीक करती हो तो अलग है। जैसे कई बार ना कॉर्निया के पीछे और ऊपर की तरफ, मतलब वो धूल सी जम के बुजुर्ग लोग कहते होते हैं कि आगे जाला सा आ गया है, तो उसको साफ़ कर सकती है वो, बट लेंस के साथ कुछ नहीं करेगी। तो फिर कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद बहुत सारी तरह के आई ड्रॉप्स दी जाती है। हाँ, वो इसीलिए है ना, बहुत सारे तरह के आई ड्रॉप्स का लॉजिक क्या है, जब हम ऑपरेशन करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें बच्चा देखो, ऐसे तो लेंस का भी ऑपरेशन होता ही है, लेंस का भी तो होता ही है ना, मतलब वो मुझे नहीं पता क्या है लेज़र ऑपरेशन का फिनोमेना क्या है, अब हम ज़बरदस्ती में आधा पचद्दा सा वो पांडे जी डॉक्टर बन जाऊँ और कुछ बता दूँ, वो आइडिया नहीं है, या तो मैं जेन्युइनली स्टडी करके आऊँगा उसके बारे में बताऊँगा। बट अगर हम ये बात करें कि हाँ वो फिर वो आई ड्रॉप्स दे क्यों रहे हैं, दो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने बोला हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है, हाइजीन का मतलब साफ़ रखनी है। इतने डिफरेंट टाइप के वो भी तो हैं जो अंदर जो अगर जो ज़ख्म हो गया उसको भी तो भरना है। एक तरह से एंटीसेप्टिक भी चाहिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने दे, एक तरह से ऐसा नहीं होता है। आई ड्रॉप्स तो ज़्यादातर ना नॉर्मल, ज़्यादातर जगह पे तुम देखोगे ना आई ड्रॉप्स तो वही एक दो तरह की ही हैं, वो घुमा फिरा के उनके ना पता आगे से ना कोई अगर किसी के पास हैं तो लेके आना, उसकी कॉम्पोजिशंस पढ़ेंगे। बीइंग मतलब देखो मैं PCM पढ़ाता हूँ मुझे केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, उसके पीछे लिखी हुई कॉम्पोजिशन समझा दूंगा तुम्हें, उससे जज कर लेंगे। अब दोनों के दूर के चश्मे, दोनों का डिफेक्ट सेम है तो बस फिर वो लड़की के लिए पिंक कलर की दवाई, लड़के के लिए ब्लू कलर की दवाई दे दी होगी तो पता नहीं। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेडिसिन लेके आओ, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कुछ हो जो मुझे ना पता हो, वो भी पता चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से वो बच्चे का वो क्वेश्चन जेन्युइन है कि यहाँ कैटरैक्ट के बाद इतनी सारी मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, वो जेन्युइन सी बात है। एंटी एलर्जिक होगा, एंटीसेप्टिक होगा, जो जख्म हो गया होगा अंदर उसको भी ठीक करना है, उसके लिए भी कुछ होगा, है ना, तो उस टाइप का होगा। बट हम ये कहें कि वो अपने आप लेंस को ठीक कर रहा होगा, वो चांसेस कम है। डन। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया था बच्चे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना थी, अब क्या गड़बड़ हो गया, बिहाइंड द रेटिना मतलब जो लेंस है उसे कन्वर्ज कम कर पा रहा है। तो अब इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें कुछ हेल्प देनी पड़ेगी जो खुद ही कन्वर्ज करके दे दे। जैसे यहाँ कनकेव लगाया था कि वो डाइवर्ज कर दे ताकि वो फिर माइनस प्लस प्रॉपर एक नंबर आ जाए, है ना, माइनस प्लस एक प्रॉपर नंबर आ जाए। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा जो लेंस है वो प्रॉपर कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा, यानी कि उसका प्लस ही छोटा है। मतलब 8, लेट अस अज्यूम 10 इज द नंबर जब वो रेटिना पे करेगा, फोकल लेंथ कितना है 10। अब ये कितना कर रहा है, ये आगे लेके चला गया, ये गड़बड़ हो गई, तो इस पॉइंट पे बनेगा तो रेटिना तो जज ही नहीं कर पाएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, जहां लाइट आ रही थी उस लाइट को आने से पहले ही एक और कन्वेक्स लेंस लगा दिया। खुद जो चश्मे लगाते हैं वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, आने वाली लाइट को थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज करा देगा। अब ये ऑलरेडी कन्वर्ज्ड है तो ये लेंस उसको प्रॉपर रेटिना पे इमेज बनवाएगा कि नहीं, समझ में आई ये बात। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, इससे हमारा हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाता है। तो मायोपिया किससे ठीक हो रहा था, कनकेव लेंस की हेल्प से। हाइपरमेट्रोपिया किससे ठीक हो रहा है, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। मायोपिया में इमेज कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बन रही है, बैक साइड ऑफ द रेटिना। क्लियर है बच्चा, ये एग्जाम में आएंगे, अच्छे से याद रखना है इसे, ठीक है। और कॉज भी समझ में आ गया, लो कन्वर्जिंग पावर है और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, इसमें आई बॉल ज़्यादा छोटी थी, मायोपिया में आई बॉल ज़्यादा ही बड़ी थी और उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई थी। क्लियर है ये डिफरेंस, डायग्राम, करेक्शन सारा याद रखना है। फिर आता है एक प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता है बच्चे, दिस द डिफेक्ट इन द विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ द आई। मतलब क्या, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा, दूर वालों को भी नहीं देख पा रहा। वैसे तो इसमें ज़्यादा प्रेस बायोपिया में होता है जिसमें जो बुजुर्ग लोगों के साथ हो जाता है ना, आई साइट कमज़ोर हो जाती है। क्यों, लेंस प्रॉपर अकोमोडेट नहीं कर पाता, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होता है, बहुत क्लियर नहीं दिखता उसे, अकोमोडेशन वीक हो जाती है, सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं, तो वो प्रॉपर फोकल लेंथ वगैरह नहीं कर पा रहा, ऑप्टिक नर्व थोड़ी वीक पड़ गई है, वो डिटेक्ट नहीं ढंग से कर पा रहा है, तो वो एज के साथ जो हो रहा है, ठीक है। उसके लिए करते क्या है, तुमने काफ़ी देखा होगा, हम 2 तरह के चश्मे भी लगाते होते हैं,
देखे हैं काफ़ी लोग होते हैं उसमें ऊपर वाले चश्मे का हिस्सा अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। तुमने नोटिस नहीं किया है कभी? कभी देखना, जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो रीड भी करते हैं साथ में, उनके चश्मे में 2 तरह के लेंसेज होते हैं। यहाँ पे नीचे वाला अलग होता है और ऊपर वाला अलग होता है। नीचे वाला कन्वेक्स होगा, ऊपर वाला कनकेव होगा, क्योंकि उन्हें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों ही है। तो वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें दूर वाला क्लियर दिख जाता है, पास वाला देखना है तो नीचे वाले चश्मे के पार्ट से पढ़ लेते हैं। वरना 2-2 चश्मे कैरी करो, तो इससे अब बेटर ऑल्टरनेट ये होता है। काफ़ी चश्मों के अंदर तो यहाँ पे बीच में से, हाँ, कन्वेक्सो कनकेव कुछ नहीं होता, वो तो अलग ही चीज़ होगी, फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। प्लस माइनस होके कैंसल, चश्मा लगा रहे हैं दिख कुछ रहा नहीं, क्योंकि कन्वेक्सो और कनकेव कैंसिल हो गया ना नेट इफेक्ट। फ़ायदा क्या हुआ? हमें एक बीमारी के लिए कन्वेक्स चाहिए, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कनकेव चाहिए। कन्वेक्सो कनकेव लगाया, प्लस माइनस कैंसिल, वापस वही, बस चश्मा लग गया सुंदर लगने के लिए, और कुछ हुआ नहीं, है ना। चलो फिर आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है बच्चा? द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। लेंस जो हमारे पास है ना, इसमें क्या रहेगा? लेंस, हाँ जी बच्चा पीछे की साइड से आ जाओ। तो ना वो क्या होता है हमारे पास, लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर जम जाती है, धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, जैसे मोतिया कहते हैं शायद इसे हिंदी में। तो ये कैटरैक्ट होता है, क्लाउडी रिजल्टिंग इन द ब्लर्ड विजन एंड इज कॉल्ड कैटरैक्ट। इसका तो शायद ऑपरेशन होता है, लेज़र से वो कैटरैक्ट ब्रेक कर देते हैं और फिर वो लेंस क्लियर हो जाता है अपना। क्लियर है? चलो भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई से कोई किसी भी तरह की? हाँ जी। प्रेस बायोपिया में ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सनस में होता है और इसमें दोनों ही हो जाते हैं। इसका विजन अकोमोडेशन की वजह से ख़राब हो गया। सिर्फ ये नहीं है कि एक तरह की नहीं है, इसमें अकोमोडेट कर ही नहीं पा रहे, दोनों ही तरह की प्रॉब्लम आ जाती है वैसे। क्लियर है ये? चलो भाई, ब्लाइंडनेस थोड़ा एक अलग वर्ड है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, चश्मे लगाने से भी नहीं दिखेगा। ये चश्मे लगा के अगर दिख रहा है तो उसे ब्लाइंडनेस तो कहना गलत बात है ना। मतलब वो मज़े मज़े में हम टांग खींचने के लिए कह देते हैं कि अंधा है तो चश्मे लगा रखे हैं, सच में थोड़ी ना ऐसा होता है। अगर हम चश्मे लगा के देख पा रहे हैं तो हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एड की ज़रूरत पड़ी, बट हमें दिख तो रहा है। अंधा कौन होता है बच्चा? जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तुम चश्मे लगाओ, ऑपरेट करो, वो नहीं काम कर रही है उसकी आइज़। जब तक तुम आइज़ को चेंज ही ना कर रहे हो या कुछ और ही अलग लेवल का ऑपरेशन ना कर रहे हो, तो वो नहीं है ना, वो इशू नहीं है। वो सिर्फ अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, उसको दिख तो रहा ही है, अंधा नहीं है, ब्लैक नहीं दिख रहा उसे दिख रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, वो रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज नहीं बना पा रहा है। तो उसके लिए हमने लेंसेस लगा दिए, तो उसे दिखना शुरू हो गया। डन है? चलो इसके बाद आता है बच्चे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म पता है सबको कैसा होता है ना? देखा तो देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या होता है, अगर किसी को देखना है हाथ में उठा के, तो ये हमारे पास होता है क्या कहते हैं इसे, प्रिज्म। ठीक है, एक सेकंड, तो ये रहा, ये हमारे पास प्रिज्म है, अगर कोई देखना चाहे तो। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चाहिए? चलो, तो इसको अगर जो धूप में रखोगे भी तो सामने से तुम्हें वो रेनबो बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे वाइट लाइट नहीं है प्रॉपर, बट बन गया। यहाँ भी छोटा सा हमारा रेनबो फॉर्म हो रहा है, बहुत थोड़ा सा दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ बड़ा सा रेनबो दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, तो अब ये बन गया था रेनबो एक बार के लिए। थोड़ा सा कलर्स का एक पतली सी लेयर बनती है जिसके अंदर वो रेनबो बन जाता है। शायद तुम दिखा हल्का सा किसी को नीचे की तरफ, है ना, वो हल्का सा जो है वो रेनबो दिख रहा है पीछे की तरफ, वो रहा। अब दिख रहा होगा। तो ये प्रिज्म का काम है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ये जो फिनोमेना है, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम जो लाइट आ रही है, अभी देखो जो ऊपर से लाइट आ रही है, ये कौन सी है? वाइट लाइट। वाइट लाइट क्या होती है? तुम लाइट पता क्या होती है? लाइट होती क्या है? लाइट का कोई कलर होता है? लाइट लेकिन बहुत अलग सा फिनोमेना है। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ भाई, मतलब जो बुक्स में लिखा है वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, एक अलग ही है। बात कर लेते हैं जब मुद्दे पे हैं हम इस पे। देखो, लाइट का कोई कलर नहीं होता। बच्चे पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ। हाँ जी, पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ बच्चा। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब लाइट के बारे में जब हम कहते हैं वाइट लाइट, ब्लू लाइट, लाइट का कैसे कलर हो सकता है? अगर मैं अब यहाँ से एक लाइट आ रही है, सूरज से लाइट आ रही है, तो हमें वाइट नहीं दिख रही है, वो ब्राइट दिख रही है। उसके
प्रेजेंस में हमें और चीज़ों का कलर दिख रहा है, उसका खुद का कलर नहीं है। बेसिकली लाइट होती क्या है पता है? डेफिनेशन क्या है लाइट की? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, है ना। लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जिसके कारण हम देख पाते हैं, वो खुद एनर्जी है। एनर्जी का कलर थोड़ी ना होता है, मेरे अंदर ताकत है लाल रंग की, ऐसे थोड़ी ना होगा। ताकत तो ताकत है, किसी तरह की एबिलिटी है वो। तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर फोटोन्स आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं छोटे छोटे, वो हमारी आईज पे पड़ती है, हमारे दिमाग के इंटरप्रिटेशन है कलर्स। वो जो कलर्स हैं वो नहीं है कि हाँ लाइट ने बनाया है। वो क्या है बच्चे, दरवाज़ा बंद कर दो। वो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से जब वो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में आकर हमारी आईज पे पड़ती है, तो हमारी आईज हर फ्रिक्वेंसी, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हर अमाउंट ऑफ एनर्जी के हिसाब से कलर को डिटेक्ट करती है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू का मतलब क्या होता है? H प्लैंक कांस्टेंट होता है। तुम्हें अभी नहीं पता, अगली क्लास में +1 में बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। E प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द लाइट, एंड E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि H क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इससे क्या हुआ? एक्चुअल में होता क्या है ना, हर लाइट की, हर कलर की, रेड की, वायलेट की, ब्लू की, ग्रीन की, सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब सबकी अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो सबकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। अब अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी आके मेरी आंख के अंदर घुस के रेटिना के थ्रू जाके ब्रेन के पास से मैसेज गया, तो मेरे आईज ने बोला भाई इस तरह की एनर्जी आई है, तो इसको मैं ब्रेन को बताऊं कैसे? रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर आया। तो वो हमारी इंटरप्रिटेशन है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आइस के अंदर आती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंटरप्रेट करके हमने कलर्स बना लिए। क्लियर है? तो लाइट का कोई कलर नहीं होता, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कलर कहाँ आते हैं? हमारी आइज में जाने के बाद ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है। और जो कोई गरीब होगा मेरे जैसा जो कहता है लाल है, पिंक को भी लाल है, ऑरेंज को भी लाल है, मतलब क्या कर रहा हूँ? मेरे को कलर में अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इन केस नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरी इंटरप्रिटेशंस वीक है। समझ रहे हो? मैं कलर्स को एनर्जी वाइज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। क्लियर है ये बात समझ में आई? तो लाइट का कलर नहीं है, लाइट सिर्फ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आ रही है। वो जब एनर्जी हमारी आइज में पड़ती है तो हम उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्लियर है ये? चलो, वो कोई चीज़ जब लाइट को एब्जॉर्ब करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं हूँ, मेरे पास आई बहुत सारी लाइट आई, मैंने उसमें से ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब किया। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, फ्रीक्वेंसी थी, जिसको मैंने कहा ये नहीं चाहिए, वापस जा। तुम्हें वही कलर दिखता है जो टकरा के वापस जा रहा है। तुम्हें क्या दिखी? वो लाइट एनर्जी जो टकरा कर वापस गई तो एनर्जी थी, तुम्हारी आईज में वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ी तो तुम्हें वो कलर दिख गया। क्लियर है? डन? तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं प्रिज्म वाले फिनोमेना पे। भाई देखो प्रिज्म में क्या होता है, हमें रिफ्रैक्शन सबको आता है बच्चे अच्छे से? हाँ जी, सबको रिफ्रैक्शन आता है। अरे मैंने एक चीज़ नहीं है बच्चा, ये लाइट ऑन करना। हाँ इधर ये फैन वाला स्विच है जो, हाँ डन, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं थोड़ा क्लियर दिख जाऊंगा। तो हमारे पास होता क्या, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है, दिख रहा है सबको, है ना? यहाँ की तरफ बना लेता हूँ। देखो अब हमारे पास होता क्या है बच्चे, हमारे पास है प्रिज्म। अब प्रिज्म से पहले ये बताओ, रिफ्रैक्शन का सबको आइडिया है? रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। यही होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। When light goes from rare to denser, it bends towards the normal. When light goes from denser to rare, it bends away from the normal. अब होता क्या है ना, हर अलग अलग एनर्जी के हिसाब से, हर अलग अलग एनर्जी के हिसाब से लाइट के बेंड होने का एंगल भी अलग हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे अगर वाइट लाइट आ रही है तो एक रे है, वो पूरी सीधे तरीके से बेंड हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब वो किसी वाइट लाइट एक्चुअली है क्या, वाइट लाइट है 7 कलर्स का कॉम्बो। अब 7 कलर्स नहीं, 7 या मल्टीपल अलग अलग तरह की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज का कॉम्बो। हम उनमें से छांट के 7 की बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि उन्हीं को हम देख पाएंगे। विजिबल रेंज में वो लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे रखा नहीं है,
बड़ी क्लास में होगे +1 में तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, वरना किसी और क्लास में मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ वो वाला पार्ट। तो होता क्या ना, पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा, मतलब गामा से शुरू होते हुए, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी से शुरू होते हुए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक हम लेके चले जाएंगे, है ना। और मिनिमम वेवलेंथ से शुरू होते हुए एंड मैक्सिमम वेवलेंथ तक चले जाएंगे। उसके बीच में कहीं एक छोटा सा हिस्सा आता है विजिबल रेंज का, जहाँ विबग्योर बनता है। तो हमें वो दिखता उतना है, होता बहुत कुछ है। सन से जब लाइट आ रही है सिर्फ यही नहीं आ रही है, हम कहते हैं ना यूवी रेज आ रही है ना, सनस्क्रीन लगा के जाओ वरना हमें कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ये सब। ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड में जहाँ पे ओजोन नहीं है तो वहाँ ज़्यादा रिस्क रह जाता है, अगर ओजोन में कहीं पे छोटा सा होल है अगर, तो हो क्या रहा है, यानी कि वहाँ से अल्ट्रावायलेट भी आ रही थी, इंफ्रारेड भी आ रही होंगी, रेडियो वेव्स भी आ रही होंगी, हर तरह की रेडिएशंस आ रही हैं। हम सिर्फ जो विजिबल रेंज है उसको देख पाते हैं, तो इसलिए हम विबग्योर की बात कर रहे हैं फिलहाल। क्लियर है। अब जो लाइट आई, लाइट हमने उसमें से एक सेलेक्टिव पार्ट लिया, वाइट लाइट। वाइट लाइट कुछ नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 7 अलग अलग तरह की एनर्जीज को मिला जुला के चल रही थी साथ में। कौन हमारे पास, कौन से जी, ये अपना सूर्य भगवान 7 घोड़े लेके चल रहे हैं। हर घोड़े की कैपेबिलिटी अलग है ना, हर घोड़े की कैपेबिलिटी अलग। अब घोड़े भाग रहे हैं, भागते भागते पानी आ गया भाई, घोड़े एंटर कर रहे हैं ऑब्लिक पे, मतलब किसी एंगल पे पानी के अंदर। तो जो सबसे स्ट्रांग घोड़ा है वो क्या करेगा, पानी का फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जाना था वैसे ही निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं, उसी एंगल पे। थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होगा ऑब्वियसली, भाई पानी आ गया, इतना तेज कैसे अब रहेगा, तो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। लेकिन जो वीक घोड़ा है वो तो सबसे ज़्यादा ही बदल जाएगा, वो तो पानी के बहाव के साथ ही उस तरफ कोई चल पड़ेगा, या पानी की वजह से उसको डायरेक्शन बदली जाएगी, बिल्कुल एकदम से स्पीड चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो ओवरऑल जब वो वाइट लाइट एज अ कॉम्बिनेशन आ रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही डिफरेंट मीडियम में आके रिफ्रैक्शन हुआ और अलग अलग एंगल पे स्कैटर हुए तो हमें क्या दिख गया, रेनबो, दैट इज विबग्योर। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। अब देखो कैसे होगा, यहां से वाइट लाइट आई बचा, बिल्कुल ठीक है, वाइट लाइट आई और वाइट लाइट यहां पर जहां टकराई, इस इंटरफेस पे हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल। ऐसा ही होता है, नॉर्मल क्या होता है, जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब ये लाइट क्या होनी चाहिए थी, लाइट बिल्कुल सीधी चली जानी चाहिए थी। अगर ये सेम मीडिया होता तो ये लाइट बिल्कुल सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये क्या है, ग्लास। ग्लास है तो मतलब क्या है, डेंसर मीडियम, और जो बाहर है वो क्या है, एयर, मतलब क्या है, रेयर मीडियम। किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब जो ये लाइट है जब रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो किस तरफ टर्न करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये लाइट ऐसे चली गई, बेंड होके इधर आई। ये जो एंगल था इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेंड होके जो अब ये एंगल आया इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी को दिक्कत? यहाँ नहीं, सॉरी, ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना हो गया ना, ये इतना एंगल से रिफ्रैक्ट कर गई, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी शिवानी बच्चा, पक्का ना। अब इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, अब फिर से एक इंटरफेस आ गया। इंटरफेस समझ रहे हो ना, जहाँ पे 2 मीडियम मिलते हैं, तो यहाँ पे अब फिर से डेंसर और रेयर मीडियम आ गया, तो यहाँ एक बार फिर से एक नॉर्मल बनेगा, और इस नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल बना 90 डिग्री का, दूसरे दरवाजे से आ जाओ बेटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बना। अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से लाइट आई, और अब क्या होगा, अब ये जानी तो सीधी चाहिए थी, पर हमें पता है डेंसर से रेयर निकल रही है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या है बच्चा, पॉज करना, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बच्चा। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो लाइट इधर को बेंड होके ऐसे निकल गई। ये होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस पूरे पाथ में गड़बड़ कहाँ आ गई, ये जो लाइट है ये सिंगल रे नहीं है, ये लाइट कैसी है, मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन। तो वो यहाँ से होते हुए फैलना शुरू करेगी और बाहर निकलते हुए तो बिल्कुल ही अलग ढंग से फैल जाएगी, और वो मल्टीपल कलर्स में स्कैटर करेगी, तो वो क्या बना देगा, विबग्योर। अभी पहले ये देखो, यहाँ पर ये जहाँ जानी चाहिए थी और जहाँ गई उनके बीच में जो ये एंगल होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म।
क्लियर है? सीबीएसई में बहुत डिटेल में नहीं है ये 12th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लोगे, बट फिर भी पता होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जहाँ से निकल के आ रही है। क्लियर है? अब विबग्योर के केस में क्या होगा? विबग्योर के केस में सेम इसी तरीके से लाइट आएगी, यहाँ से एंटर करेगी, एंटर करके जो सीधी जानी चाहिए थी सीधी की जगह बेंड हो जाएगी। देखो अब इसके अंदर से 7 अलग अलग घोड़े अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से बेंड होगी। एक इधर हुई, एक थोड़ी सी इधर हुई, एक थोड़ी सी इधर हुई, एक ज़्यादा हो गई। जो सबसे कमज़ोर वाला है वो सबसे ज़्यादा बेंड हो गया ऐसा। और होने के बाद अब फिर सीधी जाने की वजह से फिर से बेंड होगी, थोड़ी सी इधर, ये थोड़ी सी इधर, ये थोड़ी सी इधर, ये इधर, और ये सबसे इधर, ऐसे करके हो जाएगा। और ये हमारे पास विबग्योर हमें मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें विबग्योर मिल जाता है। ये क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है बच्चा? ये समझ में आई? हाँ जी, ये विबग्योर का कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चा? दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट 7 कलर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस is known as dispersion of light. The band of 7 colors form a white screen when a beam of light pass through a glass of prism, and the splitting of white light in 7 colors on passing through a transparent medium is known as dispersion of light. अब देखो यहाँ मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक के साथ दूसरा लगा दिया। अगर यहाँ मैं उल्टा करके दूसरा प्रिज्म रख दूंगा ना तो वो वापस वो वाइट लाइट भेज देगा उसके आगे से। क्लियर है ये? क्योंकि वो वापस कंबाइन करा देगा उनको, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करा के। क्लियर है? इसी में ये कुछ नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं। रेनबो हमारे को पता है कैसे बनता है। अब रेनबो में ना तुमने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, रेनबो बनता कहाँ है, किस तरफ बनता है? मैं बताऊं, हमने ज़्यादातर रेनबो देखा है वो वहाँ सामने देखा है ना। जितनी बार भी रेनबो बना है वो वहाँ सामने ऐसे करके वो पीछे की तरफ बन रहा है, वो पहाड़ों की तरफ अपना जो कसौली साइड पड़ता है अपनी साइड। किस वक्त बन रहा है? शाम को। शाम मतलब 4-5 बजे के आसपास, इतनी उसी टाइम हमने देखा है मेनली। 4-5 बजे सूरज कहाँ होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? यहाँ पे इस तरफ पीछे की तरफ सूरज होता है और रेनबो बनता है वहाँ पे, मतलब ऑपोजिट साइड पे रेनबो बन रहा है। क्यों? बीच में क्या है? रेन ड्रॉप्स। बीच में क्या है? रेन ड्रॉप्स। और हमें कैसे दिख रहा है? वो सनलाइट आई वहाँ से, रेन ड्रॉप्स पे टकराई और टकरा के हमारी आईज में आ रही है, तो हमें वो पीछे कलर्स दिख जाते हैं और वो हमें क्या दिख रहा है? रेनबो। क्लियर है ये? पक्का? बस ये ध्यान रखना, रेनबो में 7 कलर्स नहीं होते, 4 होते हैं टोटल। कभी देखोगे तो 4 लाइंस बनती हैं और उन 4 लाइंस में भी 2 ऐसे, इसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं और ऊपर वाले को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। नीचे वाले 2 को प्राइमरी, ऊपर वाले 2 को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। क्लियर है? चलो, अपने सिलेबस में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फ्यूचर में अभी कोई किसी और को डिटेल में पढ़ना होगा तो अलग से आ जाना, वरना हम बड़ी क्लास में तो करेंगे इसे। फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ये इसके क्या है बच्चा? ये डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस हैं रिफ्रैक्शन के। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स हैं। अर्थ के ऊपर जब तक एटमॉस्फेयर चलता जाएगा, एटमॉस्फेयर होता क्या? अलग अलग गैसेज हैं भाई। वो अलग अलग गैसेज हैं तो अलग अलग लेयर, अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स बनती जा रही हैं। अब अगर अलग अलग डेंसिटी की लेयर होंगी तो क्या हो रहा है हमारे पास रेयर और डेंसर का कॉम्बो बन रहा है। तो अब जो लाइट आएगी वो कभी रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे चलती जा रही है। एक्चुअल में होता ये सबसे डेंसर नीचे, ऊपर की तरफ रेयर चलती जाती है, क्योंकि डेंसर है तो हैवी है, वो नीचे रह गई, रेयर वाली ऊपर ऊपर होती जा रही है। तो हर बार आने वाली लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर आते हुए हमेशा वो क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती आ रही है कि नहीं? इसका एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ, इसको समझना ज़रा। अगर हमारे पास हमें एक स्टार दिखता है, हम कहते हैं बिल्कुल हमारे ऊपर है, वो एक्चुअल में हमारे ऊपर नहीं होता है। जैसे हम यहाँ से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ है, वो एक्चुअल यहाँ नहीं है। वो स्टार कहाँ है? यहाँ कहीं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? मल्टीपल लेयर्स। तो यहाँ से जब लाइट आनी थी, है ना, तो क्या आएगी? अब मान लो यहाँ से जो लाइट आ रही थी ऐसे, वो लाइट यहाँ नॉर्मल बना तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ एक नॉर्मल बना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, एक और नॉर्मल बना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो हमें यहाँ से
ये आती हुई लाइट दिखी कि नहीं, और कहाँ था स्टार, यहाँ। तो हमें क्या लगता है, हमारे दिमाग को लगता है यहाँ पे है वो स्टार, जबकि वो स्टार दूर भी ज़्यादा था और वो स्टार की पोजीशन भी अलग थी। तो ये एक आर्बिट्री पोजीशन आ गई है, इमेजिनरी पोजीशन हो गई ना, एक्चुअल नहीं हुई। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी एक्चुअल नहीं आया। दिस फिनोमिना इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है बच्चा ये सबको? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी हमें समझ में आता है। ट्विंकल क्यों कर रहा है भाई, यहाँ से आ रही है लाइट, बार बार ब्लिंक होती हुई आ रही है, क्योंकि वो अपना पाथ चेंज करता हुआ आ रहा है, तो हमें लग रहा होता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। क्लियर है? अदरवाइज स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे, बस हमें दिख रहा होता है ट्विंकल होते हुए ड्यू टू मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस वर्ड का नाम ध्यान से याद रखना बच्चा, क्या है? मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। डन है? चलो भाई, फिर एक आता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ये बहुत अच्छा फिनोमिना है। क्यों अच्छा फिनोमिना मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी वजह से हमें सूरज देवता 4 मिनट पहले, मतलब ओवरऑल 4 मिनट एक्स्ट्रा दिख जाते हैं दिन में। कैसे दिख जाते हैं भाई? इसमें देखो हमें दिखता कैसे है कुछ, हम ना ऐसे, ये वही फिर से हम क्या आ गए, अर्थ के ऊपर यहाँ है, हमें कुछ कैसे दिखेगा जो हमारे इस लाइन ऑफ साइट के यहाँ तक है, इसके नीचे तो देख नहीं पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरी आँख आके टेढ़ी होकर दिख जाएगी, हमें तो स्ट्रेट लाइन में लाइट आती हुई दिखेगी। तो अगर सन यहाँ है तो हमें नहीं दिखेगा ना, सन तो हमें तब दिखेगा जब इस लाइन होरिजन है जो इससे ऊपर आ जाए। लेकिन क्या है, हमें पता है लेयर्स अलग हैं, यहाँ है कि नहीं, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं। तो मल्टीपल लेयर्स हैं तो सन की लाइट यहाँ से आई, फिर इधर पे नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर पे आई, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर पे आई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमें लगता है कि सन जो है सूर्य देवता यहाँ पे निकलेगा। मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट ओवर द होरिजन, सन उगने से पहले, सूरज उगने से पहले ही हमें वो दिखना शुरू हो जाता है। और सिमिलर केस होता है डूबने के बाद, जब सूरज घूम के डूब भी जाएगा तो भी 2 मिनट तक एक्स्ट्रा दिखता रहेगा वो। क्लियर है ये? इसे कहते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। रीज़न क्या है? मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। किसी को परेशानी बचा? पक्का? चलो भाई, स्केटरिंग ऑफ लाइट पता चल गया। ये और एक होता है ये फिनोमेना बचा, स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ द फिनोमेना व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट कैन बी विजिबल। हमने देखा है लेज़र लाइट वाला, जब हमने यहाँ करके देखा था, तो मैं जब तुम्हें विजुअलाइज करा रहा था वो वाली जो लेज़र से अपना फोकस के लिए, तो मैंने क्या कहा था, धूप बत्ती जला लेते हैं, थोड़ा सा धुआं कर लेते हैं। धुएं में या डस्ट पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, या कभी तुमने खुद देखा हो अंधेरे कमरे में जब सूरज की रोशनी आती है तो हमें वो क्लियर उसके डस्ट पार्टिकल्स का पाथ दिखता है कि नहीं? तो वो जो हमें पाथ विजुअलाइज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। इट इज़ द फिनोमेना बाय विच द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो लेयर्स होंगे, एंड इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है तुम्हें। ठीक है? इसके अलावा और कोई हमारा टॉपिक था नहीं। ये हमारा इसी के साथ पूरा चैप्टर वाइंड अप हो गया। डन।